अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 6 कैफ 6 का लेक्चर 8 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। चले, ये तो होमवर्क में भी नहीं था, पढ़ें ज़रा। वैसे तो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करना है। हाउ द अबव एक्सपेंडिचर मे बी अकाउंटेड फॉर इन EPL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 13। English Pharmaceutical Limited, a listed company, has provided you with following information related to the year ended 30 June 2013. EPL has developed and patented two new vaccines A and B at a cost of 160 million and 120 million respectively. Based on market analysis, it is estimated that vaccine A would generate revenue of 300 million per annum for next 5 years, whereas vaccine B would generate annual revenue of 80 million for an indefinite period. अब एक्सप्लेन करना है तो हम क्या कहेंगे जी इसके बारे में कि जी ये वैक्सीन्स जो नई डेवलप हुई हैं इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के तौर पे, इनको हम इनिशियली रिकग्नाइज कर लेंगे क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबेबल हैं और कॉस्ट भी रिलायबली मैयरेबल है जो उन्होंने दी हुई है। फिर इनिशियल मैयरमेंट होगी एट कॉस्ट, ए की 160 मिलियन और बी की 120 मिलियन, ठीक है। फिर ए के बारे में कहेंगे कि इसको हमने ईयर एंड पे एमोटाइज करना है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। ये रेवेन्यू का कुछ भी नहीं करना था कि इसको क्या कमाएगा वो। जबकि 80 के बारे में क्या लिखेंगे कि इसको हम एमोटाइज नहीं करेंगे बिकॉज लाइफ इज इनडेफिनेट, हाउएवर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, ठीक है, बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। अब ये इस एक पॉइंट के लिए हमने जो लिखा, ये कैसे कैसे लिखा ज़रा सुन लें दोबारा, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, ठीक है। द डेवलप्ड वैक्सीन्स shall be initially recognized as an intangible because future economic benefits are probable and cost can be measured reliably, which is given in the question. फिर पॉइंट 2 लिखेंगे, पॉइंट्स में लिख लिया करें। these vaccines shall be initially measured at their costs amounting to 160 million and 120 million respectively. फिर vaccine A shall be amortized over its useful life of 5 years. यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, कैश फ्लो जनरेशन, फायदा आना, ठीक है। हाउएवर वैक्सीन बी शैल नॉट बी एमोटाइज्ड एज इट्स लाइफ इज इनडेफिनेट, हाउएवर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, वैसे 5 नंबर हैं तो 5 नंबर के लिए आप एक जुमला और भी लिख सकते हैं। सब्सिक्वेंटली देयर आर 2 मॉडल्स अवेलेबल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल्स. It can be measured at cost subsequently or it can be measured at revalued amount, ठीक है। ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। पॉइंट 2 है 6 million was paid for a television advertising campaign that will cover period of 6 months from 1 मई to 31 अक्टूबर, जबकि हमारा साल एंड हो जाना है 30 जून। यानी मामला कुछ ऐसे है कि हम अगर अपने साल को बनाएं, ये पॉइंट 2 के लिए मैं कर रहा हूँ, हमारा साल बन रहा है जी 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2013। यकम जुलाई 12, 30 जून 13। अब हमने यकम कब पे किया है जी एडवर्टाइजिंग के लिए, 1 मई जब भी पे किया है, पर अज्यूम यही करते हैं 1 मई को पे किया हो। 1 मई को हमने कितने पे कर दिए, 1 मई तो बनता है ये, यहाँ पर क्या बनेगा जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 2 महीने इधर, मई और जून। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए एडवांस समझो प्री पेमेंट कर दी। ठीक है, और ये अरसा कवर कर रही है कब तक का, बोले वो कौन से 6 मंथ्स हैं? कवरिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम यकम मई टू 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर तक ये 6 महीने बनते हैं। अब इसमें से 2 महीने तो हमारे साल में फॉल कर रहे हैं, वो तो एक्सपेंस बन जाएंगे, ऐसे ही है। लेकिन जो अगले 4 महीने हैं वो क्या है, वो तो प्री पेमेंट है। ठीक है, तो हम यूँ एंट्री कर लेते हैं जी, यकम मई को हमने पेमेंट की तो प्री पेमेंट को डेबिट कर दें, प्री पेड एडवर्टीजमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट कितना है, 6 मिलियन। और फिर जब 30 जून आए तो क्या कर लें, एक्सपेंस डेबिट प्री पेमेंट क्रेडिट कर दें, और 6 है, 6 मंथ्स का हमने 2 महीने का एक्सपेंस बना लिया। ठीक है, तो ये सही वाली एंट्री ही कर लेते हैं ना, अब इसी को बोल देंगे, कितना बना, 2। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट और पीएनएल की अगर बात करें तो पीएनएल के अंदर आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आना है 2 का, प्री पेमेंट एक्रूवल्स याद आए कुछ, थोड़े से रिवाइज किए थे ना एफएआर में भी आपने। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपकी प्री पेमेंट नज़र आ जाएगी, प्री पेड एडवर्टीजमेंट। अब वो 6 - 2 हो जाएगी, यानी 4 पे नज़र आएगी। ठीक है, अब इसी को आपने लिख लेना, और तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे जी, द अमाउंट, द 6 मिलियन रुपीज, 6 मिलियन पेड फॉर एडवर्टाइजिंग campaign shall be recorded as an asset as it is for future expense. However, till 31 December 30 जून 2013, 2 months have already been passed, so expense amounting to 2 million, ब्रैकेट में ये वर्किंग करके दिखाओगे, shall be recorded as an expense and it will taken to P&L, while in balance sheet the prepaid advertisement shall be shown एट ₹4 मिलियन, और ब्रैकेट में 6 - 2 करके दिखा दोगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपने अंग्रेजी में जर्नल एंट्रीज तो नहीं करनी ना, आप अंग्रेजी में बस बता देंगे उसको, वही बात जो जर्नल एंट्री मैंने आपको समझाई है, आप अंग्रेजी में वही बात लिख देंगे बस। ठीक है, ओके, डन। तीसरा क्या है जी, तो ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है, समझ तो सबको आ जाती है, पर्चे में लिखना है। ठीक है ना, तो लिख के सोल्यूशन देख लेना। ये सामने आ गया सवाल, वैसे प्लान में आया नहीं था। ₹5 मिलियन वर स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ। अब एडवर्टीजमेंट और ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया है कि IAS 38 प्रोहिबिट करता है इनको कैपिटलाइज करने से। आगे क्या कहता है, द ट्रेनिंग कोर्सेज वर कंडक्टेड बाय लीडिंग एक्सपर्ट्स ऑफ फार्मा प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन क्वालिटी सिग्निफिकेंटली एंड रिड्यूस द। ठीक है जी, प्रोडक्शन क्वालिटी भी बेहतर हो रही है और कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, तो ये दोनों ही फायदे की बातें हैं। लेकिन चूंकि ये ट्रेनिंग है तो इसको इंटेंजिबल नहीं कहना, फ़ायदा नज़र आ रहा है, आता रहे नज़र, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग से फ़ायदा ही होता है। लेकिन हम क्या है, कंट्रोल नहीं। असल में ना एडवर्टीजमेंट और ट्रेनिंग को क्यों नहीं कैपिटलाइज किया जाता, स्टैंडर्ड कहता है कि आप इन पर कंट्रोल नहीं रख सकते। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया आपने, आप कह रहे हैं जी फ़ायदा आएगा, कई साल आएगा, वो 6 महीने बाद छोड़ के चला जाए, आप होगी नहीं जी, हम उससे पैसे लेंगे जाने के, पैसे दे के चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट को क्यों नहीं कैपिटलाइज करने देता, ये आप कस्टमर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसके बारे में 1 नंबर है, तो इसके बारे में आपने क्या लिखना है, ₹5 मिलियन स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ shall be recorded as an expense when incurred in P&L because IAS 38 prohibits capitalization of training cost. ठीक है, 1 नंबर इसका मिल गया। तो जितने ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा हमने लिख कर काम चलाया इसका। ठीक है जी। उसके बाद 17वां होमवर्क में था, अच्छा वो भी था, और ये तो आसान है बहरहाल जी। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने 50 मिलियन का एक राइट टू मैन्युफैक्चर, एक राइट एक्वायर किया। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंटेंजिबल।
ठीक है। अब फॉलोइंग रेलेवेंट क्लॉज ऑफ एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड आर, एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर 5 years एंड इज रिन्यूएबल फॉर अनदर 5 years एट नॉमिनल कॉस्ट। इसका मतलब आपने 5 साल लाइफ नहीं लेनी बल्कि 10 साल लेनी। अब ये लिख के भी बताना होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी सबलेट। तो एक ना सफ़ा हमें पढ़ना चाहिए था, वैसे वो हमने पढ़ा नहीं, खैर मैं पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। आप पहले पढ़ा था, जब पढ़ा था तब पढ़ा था, अभी तो नहीं ना पढ़ा हुआ। वो आपका लैंडस्केप वाला एक सफ़ा आएगा, वहाँ पे भी पहुँचे नहीं थे, असल में समरी है वो। तो ये देखिए, एसिड की डेफिनेशन आपको करवा चुका हूँ। इंटेंजिबल क्या होता है, करवा चुका हूँ। रिकग्निशन जब फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। फिर ये पेज नंबर 1044 है। अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की डिस्कशन, वो टेबल बनाया था, ये वही टेबल ही इस तरह से बना हुआ है, हमारा वो ट्री बना हुआ था, ठीक है। अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की डिस्कशन हो चुकी थी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग को इंटेंजिबल नहीं कहना, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये यहाँ से पढ़ने से रहती थी। अभी रेजिडुअल वैल्यू के बारे में भाई देखो 38 इत्तेफाक से पढ़ लिया ना, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो तो पढ़ रहे हैं ना, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। रेजिडुअल वैल्यू के बारे में आई 38 कहता है इसको इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू को 0 अज्यूम करना है। इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू को 0 अज्यूम करना है अनलेस इसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो या कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट आ जाए। यानी अगर कोई थर्ड पार्टी कमिट कर दे कि आपका ये सॉफ्टवेयर जी हम आपसे ख़रीद लेंगे, या सॉफ्टवेयर या ये लाइसेंस है आपके पास, ऐसा इंटेंजिबल जिसकी नॉर्मली एक्टिव मार्केट होती है, तो ऐसा इंटेंजिबल जिसकी एक्टिव मार्केट हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइफ के एंड पे कितने का बिकेगा। या ऐसा एसेट है जिसको लाइफ के एंड पे किसी ने खरीदने की कमिटमेंट कर ली है और जितनी अमाउंट की कमिटमेंट की है फिर वो भी आपको पता है, तो इस सूरत में रेजिडुअल वैल्यू लेनी है, वरना इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज 0 अनलेस there is commitment by third party or there is active market for sale। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, मॉडल्स कौन कौन से हैं, इनिशियली कॉस्ट पे रखना है और सब्सीक्वेंटली कॉस्ट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये रीवैल्यूएशन भी आपने की हुई है, दोबारा रिवाइज करेंगे IAS 12 में जाके IAS 16 वाले एसेट्स की रीवैल्यूएशन। लेकिन आज मैंने आपको होमवर्क में 2 बड़े बड़े सवाल देने हैं, मुश्किल तरीन सवाल जो थे, ताकि आप एक कल 29 रोज़े को कर लें, फिर 30 रोज़ा हो या ईद हो, ठीक है, उस पर रिलैक्स करें, 30वें रोज़े को भी करें, 3 दिन रेस्ट करना है और फिर आने से 1 दिन पहले एक सवाल और कर लें ताकि पढ़ते पढ़ते ही वापस आएँ, ठीक है ना, ब्रेक ना लगे इसमें। तो 5 दिन है तो क्या कह रहा था मैं जी, 5 दिन में से 3 दिन याशी करिएगा और 2 दिन पढ़ लीजिएगा, और वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, 1-1 घंटा बस, ताकि टेम्पो बना रहे, टूटे ना। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन मॉडल कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल पे। अब रीवैल्यूएशन मॉडल के बारे में क्या कहता है जी, रीवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ तब लगता है अगर एक्टिव मार्केट हो, बस बात इतनी सी ही है। रीवैल्यूएशन मॉडल यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इफ़ एक्टिव मार्केट इज़ अवेलेबल देन रीवैल्यूएशन मॉडल कैन बी अप्लाइड। उसके अलावा बाकी बस चंद बातें हैं, एहतियातें हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए बस एक ही शर्त है, एक्टिव मार्केट है तो रीवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है, एक्टिव मार्केट नहीं है, कह भी रहा हो रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है जहां हो सके, लेकिन एक्टिव मार्केट नहीं होगी तो रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगेगा। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं आगे इंपॉर्टेंट। नंबर 1, अगर एक्टिव मार्केट ना हो तो वैल्यूअर कोई वैल्यू असाइन कर दे तब भी रीवैल्यू मत करो। रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफ़र या सेल पे तब भी रीवैल्यू नहीं करो। ये वहाँ पे पॉइंट आया था तो मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है ना। यानी 8 नंबर का सवाल है ना, तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में हमने ये दोनों की बात लिखनी है। कॉस्ट मॉडल भी लग सकता है, रीवैल्यूएशन भी, लेकिन इस केस में रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगेगा क्योंकि हमारा ये वाला जो प्रोडक्शन राइट है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है। अगर एक्टिव मार्केट थी और अब नहीं रही
तो उस सूरत में जो लास्ट एक्टिव मार्केट थी उसी के ऊपर आप अपने एसेट को रख लो। ठीक है जी। चैप्टर 1 के अंदर रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं IAS 16 की, ठीक है, हमारी किताब के अंदर रिवाइज करने के लिए। IAS 12 के अंदर बहुत ज़्यादा तफसील से उसको करना है, तो रीवैल्यूएशन हम रिवाइज करेंगे दोबारा उसी तरह से SOCI SOCIE और एंट्रीज करके एक आधा सवाल, क्योंकि वो एक आधा सवाल में रिवीजन करनी है, उसके बाद फिर IAS 12 में जब मिक्स होना है तो उसके 3-4 सवाल हमने करने हैं दोबारा रीवैल्यूएशन। ठीक है। अच्छा, तो बात सिर्फ इतनी सी थी। आप सब्सिक्वेंटली रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है। मेजरमेंट सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल पे भी हो सकती है और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल की शर्त क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल की शर्त क्या है? ओनली इफ एक्टिव मार्केट इज अवेलेबल। उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं है। आगे तो फिर एहतियातें हैं। क्या एहतियात है? कोई रिवैल्यूअर कोई वैल्यू असाइन कर भी दे तब भी वही रिवैल्यू नहीं करना। ठीक है। अगर ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है तो भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी ओहो, अच्छा उसके बाद वापस चलते हैं आप वहाँ पे अगले सफ़े पे। क्या अभी सफ़ा पूरा हो गया हमारा? अगले सफ़े पे जो है वो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। ठीक है। परचेज करेंगे तो सेपरेट एक्विजिशन है तो कॉस्ट के अंदर वही चीज़ें आएंगी जो IAS 16 के अंदर आपने देखी थी। ठीक है। और अगर आपने सेपरेटली एक्वायर नहीं किया बल्कि कोई बिजनेस खरीदा और उस बिजनेस के अंदर ही इंटेंजिबल भी उस बिजनेस कम्बिनेशन का पार्ट बन के आ गए तो उसको रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन ये हमने कब करना है? इन कंसोलिडेशन। प्रैक्टिकली करेंगे भी सही। ठीक है। तो अभी ये पेंडिंग किया हुआ था। फिर इंटरनली जनरेटेड है तो एक्सपेंस आउट या कैपिटलाइज करना है, और इंटेंजिबल नहीं है वो 5 आ गए। तो ये सारी बातें हमने खुद अपने ट्रीज बना के कर ली हुई हैं। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं भाई, ज़रा पॉज करिएगा जी बच्चों। अब पढ़ते हैं इसको दोबारा। ठीक है। राइट खरीदा है 5 साल के लिए, मज़ीद 5 साल के लिए रिन्यू हो सकता है नॉमिनल अमाउंट पे करके। तो हम अमोर्टाइजेशन के लिए लाइफ, लीगल लाइफ कितनी, यूजफुल लाइफ तो गिवन नहीं है, सिर्फ एक लीगल लाइफ ही है, वो कितनी यूज़ करेंगे? 5 + 5 10। ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे लिख के बताना है। तो ये सारी कहानी लिखनी पड़ेगी, नंबर लेने। अब ज़्यादा मसला बड़ा पता है क्या है इस सवाल के अंदर? नंबर 8। ठीक है। और उसने रिक्वायरमेंट में भी क्या बोला है? एक्सप्लेन करो विद रीजंस TFL कैसे अकाउंट फॉर करे अबव पेमेंट को 1 जनवरी 12 पे और 31 दिसंबर 12 पे। तो 1 जनवरी 12 पे इनिशियल रिकग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट की बात करेंगे, और 31 दिसंबर 12 पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करेंगे, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। फिर रीवैल्यूएशन मॉडल के बारे में ये वाली लाइन लिखेंगे कि ये नहीं रीवैल्यू हो सकता, इसलिए कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। और फिर एमोर्टाइजेशन की बात करते हुए लीगल लाइफ वाली कहानी भी बीच में फिट करेंगे। ठीक है। और चूंकि 8 नंबर हैं तो साथ ही इम्पेयरमेंट की बात यूं कर देंगे कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से भी गुजारा जा सकता है अगर कोई इंडिकेटर हो, क्योंकि ये एमोर्टाइजेबल एसेट है ना, इसकी लाइफ डेफिनेट है ना। ठीक है। अच्छा खैर, तो ये बात इस तरह से। अब वो कहता है कि एग्रीमेंट वैलिड है। अच्छा, एग्रीमेंट नॉन ट्रांसफरेबल है और आगे किराए पे भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है। आफ्टर इरेक्शन ऑफ इट्स प्लांट, ये क्या प्लांट लिया था? तो राइट लिया था, प्लांट कहां से आ गया बेटा? राइट टू मैन्युफैक्चर जूस, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट ही लगाना है ना। वो तो उन्होंने कहा है इस मॉडल का, इस डिज़ाइन का, इस फ्लेवर का, इस फार्मूले का आइसक्रीम, या आप हमारे वाला जो रजिस्टर फार्मूला या आइसक्रीम है इस नाम से ये आप बना लें 5 साल और बना के बेचें। तो बनाना तो अपनी फैक्ट्री में ही है ना, तो प्लांट लगाना तो है ना। तो आफ्टर इरेक्शन ऑफ प्लांट TFL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट ऑन 1 जुलाई 12। इसका मतलब 1 जनवरी 12 तो इररेलेवेंट हो गया, असल तो 1 जुलाई 12 है, जिससे अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे इसको, है ना जी। हाँ, राइट को क्या इससे इधर बढ़ो, थोड़ा इधर बढ़ो, थोड़ा सा हाँ कर देते हो, बस 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 भाई। राइट टू यूज हमें मिला है 10 साल,
उसमें से 6 महीने हम अगर नहीं प्लांट इंस्टॉल करके उसको यूज कर सके तो हमारा कसूर है। इन्होंने यकम जनवरी 12 से लेकर 10 साल गिनने हैं, यकम जुलाई 12 से नहीं गिनने, जिन्होंने हमें ये राइट टू मैन्युफैक्चर दिया हुआ है। ओके, सही है, सही है। तो जब अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करेंगे तो साथ वो बात भी कर रहे होंगे। ओके, अब इसको लिखना कैसे है? इसको यूं लिखेंगे जी। अब सॉल्यूशन लिखना है ना, तो ऐसे ऑन यकम जनवरी 12 लिखा था ऐसे ही। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे? अब चूंकि 8 नंबर हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें लिखनी है, लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते जाएं, कोई खास फॉर्मेट नहीं। अब ज़्यादा नंबर है ना, तो इनिशियल रिकग्निशन की बात भी करें और इनिशियल मेजरमेंट की बात भी करनी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑन यकम जनवरी 12 TFL acquired manufacturing right. It shall be recorded as an intangible because there are future, एक ही लाइन में लिख दो बेशक, ठीक है। It shall be recorded as an intangible because future economic benefits are probable and cost is reliably measurable, which in this case is the 50 million rupees paid to the किससे लिया? वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया। इनिशियल रिकग्निशन की बात चाहे एक पॉइंट में कर दो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा मैंने कि TFL shall record this right as an intangible because future economic benefits are probable and cost is reliably measurable, which in this case is rupees 50 million paid to the multinational company. Full stop। अब दोनों बातें लिख ली हमने और अंग्रेजी का वो फिगर भी लिख दी साहब। ठीक है, अब नेक्स्ट, अच्छा ये कॉस्ट अलग भी लिख सकते थे, वहां लिख दिया, दोबारा भी लिख दें, कोई बात नहीं। अब अगली बात क्या करनी है? इनिशियल मेजरमेंट। तो अब आप लिखेंगे दिस इंटेंजिबल, बल्कि यूं ज़्यादा बेहतर है, एक एग्जाम में आ गई बात, दोनों अलग अलग लिखने का तरीका क्या है? आप पहला जुमला क्या लिखें कि दिस मैन्युफैक्चरिंग राइट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल बाय TFL बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट इज रिलायबली मेजरेबल। फुल स्टॉप। उससे अगली लाइन में लिखें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वहां भी लिखा गया तो कोई बात नहीं, फिर लिख लें। आप दूसरी लाइन में क्या लिखोगे? मैं ये डिक्टेट नहीं करा रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये लिखें, अपने अल्फाज में लिखें और फिर बाद में सोल्यूशन देख लें। अगर पॉइंट्स में वही बात लिखी हुई है जो वहां पे लिखी हुई है तो लिखने का तरीका तो हर एक का डिफरेंट है, बातें पूरी करनी है। दूसरा पॉइंट, दिस राइट शैल इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट विच इन दिस केस इज रुपीज 50 मिलियन पेड टू मल्टीनेशनल कंपनी। 2 पॉइंट हो गए। अब यकम जनवरी 12 बस ये 2 पॉइंट्स ही थे। ठीक है, तो यकम जनवरी 12 पे हमने इनिशियल रिकग्निशन की बात की है और इनिशियल मेजरमेंट की बात की। ठीक हो गया। उसके बाद 31 नंबर 12 पे आ जाएंगे। 31 नंबर 12 के ऊपर आपने बात करनी है जी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की। ठीक है जी, और उसके बाद फिर अमोर्टाइजेशन की भी और इम्पेयरमेंट की भी। अमोर्टाइजेशन वो लाइफ वाली बात आ जाएगी ना। ठीक है, तो बेसिकली सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की बात पहले कर लेते हैं और साथ ही कह देंगे रीवैल्यू तो हो नहीं सकता। और फिर कॉस्ट मॉडल में हमने एसिड को रखना है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एप्शन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। फिर अमोर्टाइजेशन के बारे में लिखना है कि उसको हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर 10 ईयर्स एंड एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ इतना कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, शैल बी चार्ज टू PNL। और फिर आगे लिखोगे 10 क्यों इस्तेमाल किया है? ओरिजिनल लीगल लाइफ इज 5 ईयर्स बट इट इज एक्सटेंडेबल बाय पेइंग, तो उस वजह से लीगल लाइफ 5 जमा 5 10 है। ठीक है जी, अब ये सारी बातें लिखनी है। 7 इम्पेयरमेंट वाला एंड, नंबर ज़्यादा है इसलिए 4-5 नंबर के लिए तो फिर इम्पेयरमेंट नजर आ रही थी तो करते, वरना ना करते। अब जरा खुली डुली बात कर देते हैं। ठीक है, ओ हाँ, ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, सॉरी आगे पढ़ा ही नहीं। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन न्यू प्रोडक्ट वाज नॉट एबल टू अचीव डिजायर्ड सेल इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ देयर। हाँ, तो ये तो और अच्छा हो गया। इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एक इंडिकेशन है, हो सकता है एसिड इम्पेयर होगा तो उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो। ठीक है, चलिए जी, गुड हो गया। अब लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल में खुद लिखें। डिक्टेशन हाँ लिखा हुआ है, अच्छी बात है, फिर भी खुद लिखेंगे, फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी देखूंगा आगे चल के कोई एक आधा डिक्टेट कराना भी हो तो करा भी दूंगा, फिलहाल इसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। वही I38 की नॉर्मल बातें जो करनी है यहाँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कहेंगे जी, इज दिस इंटेंजिबल कैन सब्सिक्वेंट एड यूँ लिखेंगे एट बैलेंस शीट डेट दिस राइट कैन बी मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल।
या यूं लिख दें I-38 allows subsequent measurement of intangible using cost model or revaluation model. However, as this manufacturing right is not transferable, therefore revaluation model cannot be used. Therefore, this right shall be measured subsequently using cost model, and it shall appear in balance sheet at cost less accumulated depreciation less accumulated impairment loss if any. फुल स्टॉप. अब आगे लिखेंगे अमोर्टाइजेशन के बारे में. ओके, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू कुछ नहीं करना, पूरा है ना. ओके, अब ये इस तरह, अब ये लिखते आ रहे होंगे तो अंग्रेजी के अंदर लिखते लिखते ये इस तरह से आपने लिखना होता है यूं, ₹5 मिलियन और ब्रैकेट में वो वर्किंग शो करनी थी कैसे. ठीक है, तो अंग्रेजी लिखते लिखते आए, लिखते लिखते चले गए. अब ये लिखना है. ठीक है, तो हम यूँ लिखेंगे एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ. ये किसी भी तरह से लिख सकते हैं अपने अल्फाज में, मैं इसीलिए डिक्टेट नहीं करा रहा. आपने बस ये बातें लिखनी है. 5 मिलियन का एक्सपेंस बुक करना है, 10 साल लाइफ क्यों ली है. अब ये अपने अल्फाज में जैसे मर्जी लिखें, सबको पूरे नंबर मिलेंगे. थोड़ा दलेर करना चाह रहा हूँ इस मामले में आपको. ठीक है, ₹5 मिलियन amortization expense shall be recorded in P&L in respect of this intangible for the year ended 30 जून 2012, 31 दिसंबर 2012. ठीक है, अब बता दिए कितना एक्सपेंस जाना है. अब उससे आगे लाइफ के बारे में बताना पड़ेगा. ठीक है, तो आप आगे ये लाइन लिखोगे कि द लाइफ यूज फॉर द लीगल लाइफ यूज फॉर amortization is 10 years and 5 years extension period या renewal period is added to original 5 years because renewal option is at minimal cost. That's why 10 years is used for amortization. डन हो गया, ये भी लिखा गया. उसके बाद आप आगे कहो, अब तो वजह भी आ गई. ठीक है, the new product was not able to achieve desired sales in first 6 months. Therefore, it will be advisable to test our product या our right या our intangible for impairment if any by comparing book value with recoverable amount. ठीक है, and any impairment loss shall be charged to P&L. ठीक है, तो ये कहानी आपने इस तरह से लिख कर 8 नंबर पूरे करने हैं. ओके, भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है? 30, आधा घंटा हुआ है अभी. श्योर, डोंट टेल मी. अच्छा, आज तो फिर फुली पैकेज लगेगा. नेक्स्ट कौन सा था जी सवाल? ओके, डिस्कस क्राइटेरिया दैट शुड बी यूज्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये बेटा वो 6 क्राइटेरिया है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो इंटेंजिबल अराइज होता है वो तो यही है ना, रिसर्च एक्सपेंस में जाता है और डेवलपमेंट में भी 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले एक्सपेंस में जाता है और फिर बाद में. तो ये 6 क्राइटेरिया कुछ याद है? ज़रा बताओ ऐसी अपने अल्फाज में. सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिर इंटेंशन टू, ऐसे याद करते थे हम ये चीज़ें. फिर इंटेंशन टू कंप्लीट, फिर एबिलिटी टू यूज और सेल, फिर हाउ दिस विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज भी था, और आखिर में कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. ठीक है, ये 6 क्राइटेरिया थे, 5 नंबर के लिए लिखने थे. ठीक है, अपने अल्फाज में. ओके, नेक्स्ट है जी राइजिन. ये भी ओके ही है, हो गया था. होते ही जाते हैं सवाल, जाहिर सी बात है, किया हुआ टॉपिक हो तो. बाकी जिन्होंने नहीं किया ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी हम कर रहे हैं. इन द बत्ती ऑफ
IFRSs. Explain how each of the above transactions should be accounted for in financial statements of Horizon for the year 31 दिसंबर 2011. ठीक है. RI is planning to expand its line of products. पहले कोका कोला और स्प्राइट थी, मतलब वाइट कोला था और ब्लैक कोला था. अब हमने रेड कोला और ग्रीन कोला और पता नहीं कौन कौन से कोला निकाल दिए. ठीक है, तो हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो मतलब नई प्रोडक्ट डिज़ाइन ही कर रहे होंगे शायद. ठीक है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई नया डिज़ाइन, कोई नई प्रोडक्ट, कोई नया फार्मूला. ओके, करेला कोला, कद्दू कोला. ठीक है. द रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 11 इज एज फॉलोज. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आर न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन यकम जनवरी 11. तो यकम जनवरी 11 पर R&D स्टार्टेड. पता नहीं उसने अलग अलग नहीं किया, तो ठीक है, R&D ही मैं लिख देता हूँ. ऑन यकम अक्टूबर 11 इंटेंजिबल इज कमर्शियली लॉन्च्ड. इसका मतलब 30 सितंबर लिख दूँ, 30 सितंबर लिख दूँ, या यकम अक्टूबर ही लिखना है? यकम अक्टूबर ही लिख लो, ऊपर सवाल में वही लिखा हुआ है ना. यकम अक्टूबर 11. 6 क्राइटेरिया मेट नहीं, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमने कमर्शियली लॉन्च कर दिया है करेला कोला को. फॉर्मूला बन गया होगा तभी लॉन्च किया है, कमर्शियल प्रोडक्शन भी करके लॉन्च कर दिया. ठीक है. इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्ट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years. ठीक है. डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड आर एज फॉलोज. रिसर्च वर्क खुद ही बोल दिया उसने. डेवलपमेंट वर्क अब पता नहीं कि कब होना है ये सही वाला. ठीक है ना जी. तो चलो, अच्छी डेवलपमेंट या बुरी डेवलपमेंट या तो बता देगा सवाल में, क्राइटेरिया फलां दिन मीट हुए. नहीं बताएगा तो अज्यूम करेंगे कि ये सारी ही अच्छी है. फिर हमारा ये वाला मकसद ही फौत हो जाना है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अभी तक नहीं पता, आगे देखते हैं जाके. फिर ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ, फिर कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन कैपिटलाइज, फिर टोटल कॉस्ट तो वैसे ही साइड पे कर दो. अब रह गई है सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट. ठीक है, इसके बारे में नहीं पता चल रहा ये क्या है. आगे कहता है राइट टू मैन्युफैक्चर वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट, ये तो और चीज़ आ गई. फिर कहता है ब्रांड, फिर कहता है नई और प्रोडक्ट. इसका मतलब कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है. सवाल चुप है तो फिर अच्छी डेवलपमेंट अज्यूम करेंगे. ठीक है, अज्यूम अच्छी डेवलपमेंट. ठीक है जी. तो ये फिर क्या कर दें, कैपिटलाइज. अब इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है तो 9 आ गया. और ठीक है, तो अब कितना बन गया. अब एक तो ये 9.8 इंटेंजिबल में जाएगा, और दूसरा उसने ऊपर बोला है 7 साल इसकी लाइफ है और यकम अक्टूबर को कमर्शियली लॉन्च किया है. तो इसका मतलब अगली बात भी यहाँ पे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 7 इंटू 3/12. तो दूसरी चीज़ क्या रेलेवेंट जो लिखने हुए यूज़ करनी है, आंसर 0.35. ठीक है. अब बच्चों ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने कहानी सारी सुनानी होगी. हमें नंबर कहानी सुनाने के मिलने. ठीक है, डिस्कस का बोला ना उसने. ठीक है, अब हम क्या कहेंगे जी, 0.1 ऐसे ही बस लिख लेते हैं. ठीक है. द इंटरनली जनरेटेड प्रोडक्ट शैल बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल ऑन यकम अक्टूबर 11 एट इट्स कॉस्ट ऑफ 9.8 मिलियन. ब्रैकेट में लिख दोगे 9 + 0.8, क्योंकि 9 साल में कहीं नहीं था. ठीक है. एंड इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years एंड एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 0.35 मिलियन. ब्रैकेट में इसी तरह से ये वर्किंग शो कर दोगे. शैल बी रिकॉर्डेड इन P&L एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल है हमारा. ठीक हो गया जी. अब ये 11 नंबर का सारा सवाल है, तो 2 से 3 नंबर इसके रहे होंगे.
ओके है ये। नेक्स्ट जी, नहीं करना है, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये लेकिन करना चाहिए था, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। 4.5 और 0.5 ये हमने इग्नोर क्यों किया, क्योंकि उसने क्या कहा है, हाउ अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर, तो अकाउंट फॉर तो ये इंटेंजिबल भी रिकॉर्ड करना है, इसको अमोर्टाइज भी करना है और वो एक्सपेंस आउट भी करना है। तो यूँ लिखोगे कि रिसर्च वर्क ₹4.5 million incurred on research work shall not be recorded as an intangible, बल्कि यूँ लिखेंगे shall be charged to P&L as an expense when incurred, ठीक है। and ₹0.5 million relating to training of production staff is prohibited by IS 38 to be recorded as an intangible and it is also recorded as an expense when incurred, ठीक है जी। तो ये लिखना ज़रूरी था। अच्छा, जज़ाकल्लाह। फिर .2, the right to manufacture a well-established product under a patent for a period of 5 years was purchased on यकम मार्च 11 for 17 मिलियन, तो उस जैसा ही बन रहा है, तो ये भी राइट टू मैन्युफैक्चर लिया हमने, ठीक है। द पेटेंट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. RI has option to renew the patent for a further period of 5 years for a sum of 12 million. अब 17 मिलियन के मुकाबले में 12 मिलियन क्या ना होने के बराबर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, मिनिमल नहीं है, इसलिए आपने इसको कितने अरसे के लिए लिया है, तो बस 5 साल पे ही एमोर्टाइज करना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में हम यूँ कहेंगे जी, इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट 17 मिलियन का लिया है, ठीक है जी। और उसके बाद ईयर एंड आएगा तो हम इसको अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइजेशन के अंदर हमने कहना है जी 17 को डिवाइड करें 5 से ही, लेकिन किस दिन ये पेटेंट लिया है हमने, यकम मार्च 11 पे, और ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर है, 30 जून है, तो फिर 10/12 2.83, ठीक है जी। और तो कोई इसमें पॉइंट नहीं है ना। बाकी ये आपने 5 क्यों लिया है, इसकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो इधर कर लेता हूँ कि यूज़फुल लाइफ जो है वो तो 10 साल है, लेकिन लीगल लाइफ में हमने 5+5 नहीं करना, क्योंकि रिन्यूअल इज़ नॉट मिनिमल। और फिर अमोर्टाइजेशन के लिए क्या लिया करते थे, शॉर्टर, तो शॉर्टर क्या है, 5 years, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखना है, एंट्री से तो काम नहीं चलना, तो लिखने वाली कहानी तो वैसे ही है, ठीक है, कि द राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल बिकॉज it has future, because it will generate future economic benefits, and it shall be initially measured at its cost of ₹17 million. फुल स्टॉप को आगे लिखोगे, it shall be amortized over its legal life of 5 years which is shorter, बल्कि यूँ लिखें, it shall be amortized over shorter of its useful life ब्रैकेट में 10 years and legal life 5 years, ठीक है। बिकॉज फुल स्टॉप के बाद, ठीक है, बल्कि यूँ लिख सकते हैं, इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर शॉर्टर ऑफ इट्स लीगल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ एंड एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2.83, ये ब्रैकेट में शो करके शैल बी टेकन टू P&L एज एन एक्सपेंस। अब फुल स्टॉप के बाद अगली बात वो लिखें, क्या, लीगल लाइफ शैल नॉट इंक्लूड रिन्यूएबल पीरियड बिकॉज रिन्यूअल ऑप्शन इज नॉट एट मिनिमल कॉस्ट, ठीक हो गया जी, डन, ठीक है। नेक्स्ट, RI हैज़ एक्वायर्ड अ ब्रांड, भाई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नहीं है बल्कि एक्वायर्ड ब्रांड है, तो इसको भी क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, बिल्कुल। एट अ कॉस्ट ऑफ 2 million, कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून, लाइफ ऑफ ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 years. Currently there was no active market for this brand, however RI is planning to launch an aggressive marketing campaign in February, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड कर लें उसको और एमोर्टाइज कर लें उसको ईयर एंड के ऊपर इसी के हिसाब से। तो ये 2 मिलियन की
एंट्री करेंगे आप इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और उसके बाद इसकी एमोटाइजेशन आप करेंगे दूसरी एंट्री, एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन क्रेडिट। इसके लिए आप 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, और 7 बड़ा 7 जी कितना, ठीक है जी। ओ जी कैंपेन रन करेंगे तो करेंगे, देखेंगे, फिलहाल तो 10 साल के ऊपर एमोटाइज कर दो इसको, ब्रांड खरीदा आपने, ठीक है, बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह, कह रहे हैं कि बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह, इसलिए राइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटेंजिबल ही रखो, देगा फ़ायदा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में भी लिख लोगे। पॉइंट 4 है, इन सितंबर 10 RI डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटलाइज इट एज एन इंटेंजिबल एट 7 मिलियन। तो 2010 में ये हो चुका है, पिछले साल में। द न्यू प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू हैव इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ, लेकिन ड्यूरिंग ईयर RI फर्दर इनकर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ 3 ऑन न्यू प्रोसेस विच मीट्स क्राइटेरिया। तो ये तो अपग्रेड की तरह से है, जैसे इंटेंजिबल के अंदर अपग्रेड होती थी, टेंजिबल के अंदर अपग्रेड होती थी, ऐसे ही है, वो पहले से ही क्या है, इंटेंजिबल है जी, पहले से ही क्या है, इंटेंजिबल है, ठीक है। और इस साल मजीद जो खर्चा हुआ है वो भी मीट कर रहा है क्राइटेरिया। तो आप फिर ये कहोगे ₹3 मिलियन इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एज दिस मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, ठीक है। और उसके अलावा अगली बात क्या करोगे, एज द लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इज indefinite, therefore it shall not be amortized, however it shall be tested for impairment annually। अब डेटा तो गिवन नहीं है तो आगे बता दो, बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है जी। ओके, पॉज करें जरा यार जी, डन। तो 5 इज ओके, पर इकट्ठा ओके लिख देते हैं। फिर कौन सा था जी, अच्छा 6 नहीं था, ये भी डिस्कस वाला था, मार ही गए हैं आज तो डिस्कस कर करके आप। 16 भी था और 17 भी था, हैं। चलो पहले 17 करते हैं, डिस्कशन गला दर्द करने लग गया, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लें, क्या ख्याल है। अजवा लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। रिक्वायरमेंट है जनाब इस सवाल की, जो हमने कल सवाल किया था उस जैसी। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ, ओके आई एम सॉरी, ये गलती से दे गया मैं, फिर भी ये नहीं बनता था अभी, ठीक है, मैंने वेबसाइट कॉस्ट करानी है, उसके बाद होना था, मेरी नज़र नहीं गई जी, माजरत इधर। चलें फिर 17 पे ही आ जाए, डिस्कस ही साढ़े नसीब से आज। In 2020, explain how each of the above transactions should be accounted for in financial statements for the year 31 दिसंबर 2021 in accordance with requirements of IFRS। ठीक है जी, पॉज करें यार ज़रा। फिर इन 2020 फिर एक्सप्लेन वाला काम ही आ गया जी, आज तो गले ही पड़ गया एक्सप्लेन। अब अगला सवाल अगर एक्सप्लेन वाला आया ना तो मैं पहले वो सवाल करूँगा सॉल्व, एक्सप्लेन आपसे करवाऊँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे पार्ट 1 भी क्लोज करें, सांस ले लें थोड़ा सा।